नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर में 16 अगस्त 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके एग्जाम CHSL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPOSI दिल्ली पुलिस, PET एग्जाम एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम के साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी यह हेल्प करेगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं आज के नेशनल अफेयर्स में, यानी राष्ट्रीय मामलों में। अगस्त 14 विल बी सेलिब्रेटेड एज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणा की है। हालांकि दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। चूंकि 1947 स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत दो भागों में बंट गया, पार्टीशन हो गया, जिसमें से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र हुआ। इसकी चर्चा हम लोग लास्ट में संवैधानिक इतिहास में भी कुछ करेंगे। तो यहाँ पर खबर यह है कि अब 14 अगस्त को हमारा देश विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएगा। तो दोस्तों इस पार्टीशन की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर चित्र में देख रहे होंगे ना, किस तरह से भर कर जा रहे हैं। जैसे आज अफगानिस्तान की स्थिति है कि प्लेन में लोग दौड़ रहे हैं, जैसे लग रहा है कि बस पकड़ रहे हों। तो इस तरह से तालिबान वहाँ पर कब्जा कर लिया है, वहाँ के राष्ट्रपति छोड़कर देश चले गए हैं। ऐसे में पूरी तरह से अराजकता का माहौल उत्पन्न हो गया है। तो इसी तरह से 1947 में जब भारत का विभाजन होता है तो बहुत सारे लोग इधर से उधर यानी पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से भारत में आए। ऐसे में बहुत लाखों लोगों ने जान गंवाई। तो इसी को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भारत सरकार का राजपत्र यानी गजट जारी किया गया। तो ये याद रखेंगे दोस्तों, यहां पर ये पॉइंट भी दिया है। अब दूसरा महत्वपूर्ण खबर है आजादी का अमृत महोत्सव। क्योंकि इस बार हम लोग 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं और इस वजह से इसमें जो राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज है, यहां से भी आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न बहुत सारे आते हैं। तो ऑन सच यूनिक इनिशिएटिव कनेक्टेड विद द नेशनल एंथम हैज बीन टेकन अप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फॉर सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे दिस ईयर टू इंस्टिल प्राइड एंड यूनिटी अमॉन्ग इंडियंस एवरीवेयर। तो इस तरह से राष्ट्रगान को वेबसाइट पर अपलोड करना था, लोग अपलोड कर करके भेजे हैं। तो इस बार के जो अमृत महोत्सव चल रहा था तो इसमें हमारे राष्ट्रगान के बारे में, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज की हम बात करेंगे। तो भारत को आज़ादी भले ही 15 अगस्त 1947 को मिली हो, लेकिन हम अपनी आज़ादी का गान इसके कई वर्ष पहले ही बनाए थे और उसे गाया गया था। तो जन गण मन अधिनायक जय है, हाँ यही होता है हमारा राष्ट्रगान। तो 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में यह गाया गया था और इस गान को किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और दोस्तों इट वाज पास बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 24 जनवरी 1950। क्योंकि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत एक रिपब्लिक कंट्री यानी एक गणतंत्रात्मक देश बना था। तब से जनगण मन को हमारा राष्ट्रगान, हिंदुस्तान का राष्ट्रगान, संविधान ने यह घोषणा की। और दोस्तों जनगण मन में 5 अंतरा है और इसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। इस तरह से सीधे सीधे प्रश्न आ जाते हैं कितने सेकंड का समय लगता है। तो स्कूलों में सुबह के दिन की शुरुआत से पहले इसे गाया जाता है। फिर महर्षि अरविंद ने, ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अंडर द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 1971 के एक्ट के तहत राष्ट्रीय झंडे या संविधान का अपमान करना दंडनीय अपराध है। चाहे वह झंडा हो या राष्ट्रगान का अपमान करना। लोग बैठ कर जाते हैं, कभी कभी फिल्म देखने जाते हैं हॉल वगैरह में, तो लोग उठते नहीं हैं, तो सीधे सीधे अपमान है। तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को 3 साल तक
तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। और दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज इसे हम लोगों ने अपनाया था 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई पूछ लेता है, 3:2 था कि 2:3 था, तो यह भी ध्यान रखिएगा। 2:3 था फ्लैग की। और हमारा तिरंगा 3 रंगों से बना हुआ है, गहरा केसरिया, श्वेत और गहरा हरा। तो इसके भी मतलब हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें जैसे कि द फ्लैग हैज सफ्रोन एट द टॉप, यानी केसरिया सबसे ऊपर रहता है, ठीक मध्य में सफेद और फिर हरा, और बीच में एक चक्र रहता है, नीले रंग का चक्र। ये कई बार एग्जाम में आपके आ गया, कितनी तीलियां होती हैं, तो इसमें 24 तीलियां स्पोक्स होती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और यह चक्र कहां से लिया गया है? दिस चक्र इज टेकन फ्रॉम द धर्म चक्र ऑफ अशोका लोकेटेड इन सारनाथ विच ऑलवेज इंस्पायर अस टू मूव फॉरवर्ड, यानी हमें यह आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। द सफ्रोन कलर ऑफ द फ्लैग सिग्निफाइज करेज, सैक्रिफाइस, तो यह जो है साहस, बलिदान और त्याग का प्रतीक है। व्हाइट कलर सिंबलाइज प्योरिटी एंड ट्रूथ, यानी सच्चाई और पवित्रता। एंड ग्रीन कलर सिंबलाइज फेथ, यानी विश्वास और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। तो यह रंग मिलकर देश के गौरव का प्रतीक बनाते हैं, यह पॉइंट ध्यान रखेंगे। और दोस्तों अब बढ़ते हैं। काजीरंगा बिकम फर्स्ट नेशनल पार्क टू बी इक्विप्ड विद सैटेलाइट फोन, यानी काजीरंगा भारत का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है जो सैटेलाइट फोन से लैस होगा। काजीरंगा हैज become the first national park in India to be equipped with a satellite phone. In a meeting chaired by Chief Minister Hemanta Biswa Sarma on 27 May, it has been decided to install सैटेलाइट फोन टू कीप पोचिंग इन चेक। तो अवैध शिकार रोकने के लिए सैटेलाइट फोन लगाने का निर्णय 27 मई को ही लिया गया था। और इसमें जो है यह काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है, तो ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। और इस तरह से असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय उद्यान के लिए 16 लाख रुपए की अनुमानित लागत से 10 सैटेलाइट फोन खरीदे हैं। तो इस तरह से दीज फोन्स विल बी ऑपरेटेड थ्रू बीएसएनएल ऑपरेटर। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ लेगा कौन सा ऑपरेटर इसमें काम करेगा। और दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क, इसे गैंडे की भूमि कहा जाता है, वन हॉर्न राइनोसरस के लिए जाना जाता है। और दोस्तों यह 430 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है असम में। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी घोषित किया गया है। इसे भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है काजीरंगा। यानी कह सकते हैं कि एक सींग वाले गैंडे की पूरी आबादी, दुनिया की पूरी आबादी का 60% इसी वन हॉर्न राइनोसरस की जो पॉपुलेशन है वह काजीरंगा नेशनल पार्क में ही पाई जाती है। अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में। स्ट्रॉन्ग 7.2 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक इन हैती। दोस्तों हैती हमने बताया था कि आपदाओं से घिरा रहता है, इसकी कैपिटल है पोर्ट ऑफ प्रिंस। सुनामी अलर्ट इशूड, यानी हैती में 7.2 रिक्टर स्केल की तीव्रता का जोरदार भूकंप आया, हजारों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो इसके लिए सुनामी का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों हैती में शनिवार को ही 7.2 रिक्टर स्केल पर जो मापा गया उसकी तीव्रता 7.2 देखी गई है। तो इस तरह से सुनामी का भी खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि 8 के रिक्टर स्केल के ऊपर अगर जाते हैं तो समुद्री हलचल शुरू हो जाती है। तो यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने सुनामी का भी अलर्ट जारी कर दिया है। अब तक कम से कम यह, चूंकि पुरानी अभी जो रिसेंट अगर अभी की न्यूज आप सुनेंगे तो हजारों से अधिक जनसंख्या पहुंच गई है। तो भूकंप का यह जो केंद्र था सेंट लुइस डू सूट से 12 किलोमीटर पूर्वोत्तर में था। तो दोस्तों यह जो है इसकी राजधानी याद रखिएगा पोर्ट ऑफ प्रिंस। और यहां पर भयंकर यह तबाही मचाते हैं। यहां पर 2010 में भूकंप आया था, 2018 में भी आया था। 2010 में 3 लाख से अधिक लोगों की जान गई थी और 7.1 रिक्टर स्केल था, सोचिए। तो इस तरह से यहां पर क्यों इतने भूकंप आते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? तो द इनर लेयर ऑफ द अर्थ, वन टेक्टोनिक प्लेट इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ द अदर, यानी कह सकते हैं जैसे प्लेट, ये हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी की 3 लेयर हैं, यह क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो मेंटल है,
तो इस तरह से यह जो इसकी जो प्लेट का अंदरूनी भाग है, टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर दूसरी रखी होती है। तो यह जो दिस प्लेट एक्सपीरियंस मूवमेंट एंड दिस इटसेल्फ जनरेट द अर्थक्वेक। तो इस वजह से जब ये दोनों प्लेटों में आपस में कह सकते हैं एक दूसरे के ऊपर है, तो इस तरह से यहाँ पर भूकंप की लहरें उत्पन्न हो जाती हैं। तो हैती जहाँ पर है वहाँ दो प्लेट एक दूसरे से मिलती हैं। जैसे अपना हिमालय अगर हम बात करें तो क्या है, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से ही तो इसकी उत्पत्ति हुई थी। यही कारण है कि यह प्लेट अंदर तक सबडट कर गई है। तो इसमें क्या है, भूकंप आने के चांसेस, यही कारण है कि हमारे हिमालय में भी बहुत होते हैं। तो इस तरह से नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और कैरेबियन प्लेट के एक सिरे के ठीक ऊपर ही यह हैती ऐसे हिल जाता है। तो हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक के साझे द्वीप हिस्पेनियोला के ठीक नीचे कई दरारें हैं। यही कारण है कि यह क्षेत्र भूकंप का जोन कहलाता है और यहाँ पर आए दिन इस तरह की आपदा आती रहती है। थोड़ा सा मानचित्र में भी देख सकते हैं, ये देख रहे हैं इधर आपका यह हैती है, इसकी कैपिटल पोर्ट ऑफ प्रिंस है, इधर डोमिनिकन रिपब्लिक है। तो यह सब क्षेत्र ये कैरेबियन सी है। तो यहाँ पर अब जो है सुनामी आने के भी चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि लहरें ऊंची उठ सकती हैं, ऐसा मानना है वैज्ञानिकों का। यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ से बगल बगल में ही क्यूबा है। तो ये सारे कैरेबियन कंट्री हैं, कैरेबियन सी देख रहे हैं ना। तो यह कैरेबियन सी, यहाँ पर जो टॉर्नेडो भी आता है उसे हरिकेन कहते हैं, चक्रवात जो आता है उसको हरिकेन कहते हैं। यह सब आपदाओं से घिरे क्षेत्र होते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों, हाकेंडे हिचिलेमा विंस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन जाम्बिया। दोस्तों जाम्बिया यह अफ्रीका महाद्वीप का देश है, छोटा सा देश है। यहाँ का राष्ट्रपति इलेक्शन हाकेंडे हिचिलेमा ने जीत लिया है। वह 50% से अधिक मतों से जीते हैं और उनकी जीत की घोषणा से जो जाम्बिया के केंद्रीय चुनाव आयोग हैं अध्यक्ष ईसाऊ चुलू ने की है। तो इस तरह से 156 निर्वाचन क्षेत्रों में 155 के नतीजों की घोषणा की जा चुकी है और उसमें क्या होता है कि 50% वोट मिलना आवश्यक होता है। तो इन्होंने 50% से अधिक वोट कर लिया है, इसलिए अब सेकेंड राउंड में इलेक्शन कराने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। तो इस तरह से उनको टोटल 28 लाख वोट्स मिले हैं और उनके जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं एडगार लुंगू को मात्र 18 लाख वोट ही मिले हैं और यह छठी बार राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ रहे हैं। और हिचिलेमा की जो पार्टी का नाम है यूनाइटेड पार्टी फॉर नेशनल डेवलपमेंट है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। और थोड़ा सा जाम्बिया के बारे में देख लीजिए, यहाँ जाम्बेजी नदी भी बहती है, यहीं पे करीबा डैम भी है। ये देखिए लिखा हुआ है करीबा लेक। और जिम्बाब्वे को यह टच करता है, बोत्सवाना को टच करता है। जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे है, बोत्सवाना की गैब्रोने है, इधर अंगोला है, इसकी कैपिटल लुआंडा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये सब टच करता है और इसकी कैपिटल लुसाका है जाम्बिया की। इधर तंजानिया को भी टच कर रहा है, इसकी कैपिटल डोडोमा है। मलावी है, इसकी कैपिटल लिलिंगवे है। मोजाम्बिक को भी ये टच कर रहा है, जिसकी कैपिटल जो है मापुतो है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट स्कीम में। आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर कर्मयोगी मानधन योजना। दोस्तों इसको 5 जुलाई 2019 को योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई थी। इस योजना का जो पर्पस है, दिस स्कीम इज टू गिव पेंशन एवरी मंथ आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स टू द शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। यानी यह छोटे व्यापारियों के लिए है जो टैक्स वगैरह नहीं दे पाते हैं। तो इसका लाभ हर महीने अपनी उम्र के हिसाब से प्रीमियम जमा करना पड़ता है। तो 50% प्रीमियम लाभार्थी जमा करेगा, 50% सरकार। तो यह उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए तक की होनी चाहिए। छोटे व्यापारी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई सरकारी पेंशन योजना का लाभ ले रहा है तो वो आवेदन का पात्र नहीं होगा। आयकर देने वाला भी इस योजना का भागीदार नहीं बन सकता और आवेदनकर्ता को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए की राशि पेंशन के रूप में हर महीने दी जाएगी। अब बढ़ते हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में। दोस्तों न्यू स्पीसीज ऑफ मॉर्मोसेट फाउंड इन अमेजन। अमेजन के जंगल, अमेजन का वर्षा वन सुना होगा, इसे विश्व का फेफड़ा की संज्ञा दी जाती है। कहाँ है यह? दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में, ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया, हाँ इन सब देशों में यह अमेजन का वर्षा वन फैला हुआ है। विश्व की 20%
विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी यहाँ पाई जाती है। विश्व का 20% ऑक्सीजन यहीं से कह सकते हैं इसी जंगलों से ही मिलता है। तो दोस्तों अमेज़न के में 146 बंदर यानी प्राइमेट जैसी प्रजातियां और प्रजातियां रहती हैं। दुनिया भर की प्राइमेट की जो विविधता की 20% भी प्रजातियां यहीं पाई जाती हैं। दुनिया भर में काटे जाने वाले जंगलों में लगभग 1/3 अमेज़न में काटा जा रहा है। तो अमेज़न के 1/3 से अधिक प्राइमेट जिनमें 42% को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जिसे IUCN सुना होगा ने विलुप्त होने के खतरे में रख दिया है। तो इस तरह से वैज्ञानिकों की टीम ने ब्राजील के अमेज़न में एक नई मार्मोसेट प्रजाति की खोज की है और यह एक बंदर की प्रजाति है। इसका स्नाइडर मार्मोसेट यानी मीको स्नाइडरी का नाम प्रोफेसर होरासियो स्नाइडर के नाम पर रखा गया है क्योंकि उन्होंने ही इसे खोजा है। तो यह जो है ध्यान रखेंगे यह प्रजाति जंगलों के काटने की वजह से सबसे अधिक खतरे में है। तो ये कहाँ पाया गया है? अमेज़न के जंगल में, ब्राजील में है अमेज़न का जंगल। ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। और वहां पर कैंपोस कहते हैं वहां के घास के मैदान को, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को ब्राजील में सेल्वास के जंगल कहा जाता है। ब्राजील कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक, पिछले 150 वर्षों से विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। ब्राजील गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पॉपुलेशन वाइड एंड एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट एंड वर्ल्ड में अगर बात की जाए तो 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एरिया एंड पॉपुलेशन। ब्राजील की कैपिटल ब्रासीलिया है, ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं वेरियस नेशन इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज में। हम बात करेंगे अशरफ गनी रिजाइन एज प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। दोस्तों अफगानिस्तान में स्थिति आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही भयावह स्थिति हो रही है। वहां के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तालिबान का लगभग वहां पर कब्जा हो गया है। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय देशों में यह हलचल हो गई है कि अमेरिका पूरी तरह से फेल रहा अफगानिस्तान को कंट्रोल करने में। तो इस तरह से रविवार को वह देश छोड़कर चले गए हैं और पूरे देश में अराजकता का माहौल फैल गया है। तो यह भी पॉइंट याद रखेंगे। बुक्स एंड अवार्ड्स में प्रपोजल टू कन्फर अमेरिकाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर टू महात्मा गांधी इन US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी अमेरिका प्रतिनिधि सभा में महात्मा गांधी को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का प्रस्ताव पेश किया है। तो इस तरह से अगर इनको यह मिलता है तो अमेरिका का सबसे सर्वोच्च जो कांग्रेसनल गोल्ड मेडल अवार्ड है, पहले ऐसे भारतीय होंगे जो यह सम्मान प्राप्त करेंगे। तो मरणोपरांत स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा तो वह पहले भारतीय होंगे। और दोस्तों इससे पहले यह जॉर्ज वॉशिंगटन, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मदर टेरेसा, रोजा पार्क्स को भी मिल चुका है। इसमें मार्टिन लूथर किंग हुए, नेल्सन मंडेला, ये सब महात्मा गांधी के ही पद चिन्हों पर चले और उन्होंने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार महात्मा गांधी को मिल सकता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। सिंपल एनर्जी लॉन्चेज इलेक्ट्रिक स्कूटर इन इंडिया। तो भारत में ये जो सिंपल एनर्जी है बेंगलुरु बेस्ड है। स्टार्टअप सिंपल एनर्जी हैज फाइनली अनवेल्ड इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑन इंडिया 75th इंडिपेंडेंस डे, यानी कल ही इसने लॉन्च किया है और इसे सिंपल वन नाम दिया है। इस स्कूटी का नाम इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप सिंपल एनर्जी ने देश में अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर 1.10 लाख रुपीस में लॉन्च किया है। और द सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर विल बी मैन्युफैक्चर एट द EV मार्कर्स प्लांट इन होसूर, Tamil Nadu, which has an annual production capacity of 1 million vehicle in first phase, यानी पहले चरण में यह 10 लाख वाहनों की एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है और इस स्कूटर को 13 राज्यों में उपलब्ध कराया जाएगा। ये भी पॉइंट याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्पोर्ट न्यूज में। इंडियन आर्चर्स इन यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2021 हैव वॉन 5 मेडल इंक्लूडिंग 3 गोल्ड, यानी 3 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ 5 पदक जीता है भारतीय तीरंदाजों ने। पोलैंड में खेली जा रही, पोलैंड कहाँ यूरोपियन कंट्री है जिसकी कैपिटल वारसा है, तो वहाँ युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारतीय तीरंदाजी का जोरदार प्रदर्शन रहा। तो इसमें 3 गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
किया। तो यह इसके बारे में दिया है। तो यह इसके बारे में यहाँ पे सारे फैक्ट है, इसको भी आप एक बार जरूर देखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज में। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त हम लोग कल मनाए खूब धूमधाम से। तो दोस्तों यहां से प्रश्न बन सकता है कि हमने कौन सा दिवस मनाया। तो 75वां स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया, यानी 200 सालों के ब्रिटिश शासन से हमें आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। तो इस तरह से भारत के साथ साथ कुछ और भी देश हैं जो 15 अगस्त को स्वतंत्र हुए थे। साउथ कोरिया, जिसकी कैपिटल सियोल है, 1945 में आज़ादी मिली थी। 15 अगस्त 1971 को बहरीन को ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी, जिसकी कैपिटल है मनामा। और कॉन्गो को आज़ादी फ्रांस से 1960 में आज ही के दिन मिली थी। और दोस्तों लैंचेस्टीन, इसको लैंचेस्टीन कहते हैं, इसकी राजधानी वादुज है, यह भी याद रखना, VADUZ, वादुज। यह 1866 में जर्मनी से इसको आज़ादी आज ही के दिन मिली थी। अब बढ़ते हैं दोस्तों, यह लेटेस्ट टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। आज यह अंतिम सीरीज होगी यह संवैधानिक विकास की। 1919 की बात करेंगे, 1935 की बात करेंगे और 1947 स्वतंत्रता अधिनियम की बात करेंगे। 1919 का भारत परिषद अधिनियम, इंडिया काउंसिल एक्ट 1919, इसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। तो लॉर्ड मॉन्टेग भारत सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाइस राय थे। तो दोस्तों 1909 के बाद क्या आया, 1919। तो अब 1909 के बाद भी कई ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई। जैसे 1914 में पूछा जाता है कि 1919 के भारत परिषद अधिनियम आने के पीछे क्या कारण थे। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण कि विश्व युद्ध 1914 में ही शुरू हो गया था। और दोस्तों 1914 में मांडले से बाहर आ गए थे बाल गंगाधर तिलक भी, और उस समय मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, यह सब लोग अब जो है एकजुट होना शुरू कर दिए। और दोस्तों 1915 में ही हमारे देश में महात्मा गांधी का भी आगमन हो गया था, 9 जनवरी 1915 को। यही कारण है कि 9 जनवरी 1915 को हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 15 में, फिर 16 में जो लखनऊ समझौता होता है कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता प्रेसिडेंट अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ अंबिका चरण मजूमदार, तो उसमें एसी मजूमदार साहब की अध्यक्षता में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक मंच पर आए, गरम दल नरम दल एक मंच पर आए। और दोस्तों उसके बाद ही 1917 में चंपारण सत्याग्रह, फिर खेड़ा, अहमदाबाद, ये सब जो है गांधी जी के आंदोलन सक्सेस रहे। और उसके बाद फिर 1919 में रोलेट एक्ट भी आ गया था। अब रोलेट एक्ट का विरोध किया जा रहा था। तो यही कारण है कि अप्रैल 1919 में आपने देखा होगा अमृतसर की वो घटना। तो ये सब घटनाएं काफ़ी जो है कह सकते हैं कि पूरे देश में आंदोलन का रूप काफ़ी उग्र हो चुका था, बढ़ चुका था। तो इस तरह से भारतीय लोग मांग करने लगे कि अब हमारे देश में प्रत्यक्ष चुनाव की बात की जाए, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया जाए, यूपीएससी का गठन यानी लोक सेवा आयोग का गठन हमारे देश में किया जाए। तो इस तरह की मांग होने लगी। तब ऐसे में 1919 में यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित अधिनियम, जिसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है, इसके अनुसार परिषद में 8 से 12 ही सदस्य रहेंगे। और दोस्तों केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। तो यह जो है यह द्विसदनात्मक विधायिका का मतलब क्या है, जिसमें स्टेट काउंसिल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें स्टेट काउंसिल में 60 सीट और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 145 सीट। तो अब इसमें जो 60 सीटें थी, 34 इलेक्टेड मतलब निर्वाचित होके आते थे और शेष जो थे मनोनीत होके। इसी तरह से केंद्रीय विधानसभा में 145 में 104 निर्वाचित और अन्य 41 जो थे मनोनीत के होकर। और इसमें जो राज्य परिषद है इसका कार्यकाल 5 वर्ष और केंद्रीय विधानसभा का 3 वर्ष का कार्यकाल रखा गया। तो इस तरह से बजट को अलग करने का अधिकार दिया गया। इसी में महिलाओं को वोट देने का अधिकार, प्रांतों में डायरकी सिस्टम, द्वैध शासन की व्यवस्था को लागू किया गया, यानी प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में डिवाइड किया गया, जिसे आरक्षित वर्ग और हस्तांतरित कहा जाता है, यानी रिजर्व पार्ट एंड ट्रांसफर पार्ट। तो इस तरह से आरक्षित विषय थे जो अंग्रेज अपने पास रखते थे, हस्तांतरित विषय हम लोगों को दे दिया।
भारतीयों को उस पर जो है अधिकार के लिए। तो इस तरह से अब आरक्षित विषय में क्या होगा, फाइनेंस पैसा वाला सब अपने पास रखेंगे, लैंड टैक्स, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, ये सब आरक्षित वर्ग में रखा गया। और हस्तांतरित में शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, ये सब हस्तांतरित में रखा गया। तो इस तरह से भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। और इसी अधिनियम में ही भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और दोस्तों 1926 से संघ लोक सेवा आयोग यानी लोक सेवा आयोग 1926 से कार्य करना शुरू हो गया, याद रखेंगे, यानी 23-24 की सिफारिश के तहत, यानी केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस तरह से वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक कर दिया गया। सांप्रदायिकता के आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया गया, जो 1909 में लाया गया था। तो ये सारी घटनाएं, हाँ, डायरकी सिस्टम, ये महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखेंगे। तो यह सब 1919 के शासन में आया। अब आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम ये बहुत ही इसका विस्तारित रूप है, कह सकते हैं दोस्तों। इसका 2/3 भाग हमारे संविधान में लिया गया है। तो इसमें जो प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया, केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था को लागू किया, यानी 321 आर्टिकल 10 शेड्यूल इसी में ही अधिनियम के तहत आ गए थे। अखिल भारतीय संघ की स्थापना कर दी गई थी, यानी फेडरल सिस्टम आ गया। हाँ, फेडरल न्यायालय यानी संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी गई। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था को लागू कर दिया गया। इस तरह से अखिल भारतीय संघ में 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों, उन देशी रियासतों से मिलकर बनता था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों, और प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और अनुसूचियां जो मैंने बताया था, आरक्षित और हस्तांतरित, वह अलग अलग कर दी गई। परिसंघ सूची के विषयों पर परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने की अनन्य शक्ति दे दी गई। और इस सूची में जैसे विदेशी कार्य, करेंसी, मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। संघीय न्यायालय की व्यवस्था कर दी गई, यानी अब एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी, लेकिन फिर भी संघीय न्यायालय 1937 से काम करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से भारत परिषद का अंत इसी, यानी इंडिया काउंसिल का अंत इसी अधिनियम के तहत कर दिया गया। तो यह सारी चीजें, बर्मा भारत से अलग हुआ, यह सब मताधिकार का विस्तार किया गया, लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार दिया गया इसी एक्ट के तहत। इसको खूब अच्छे से देखिएगा दोस्तों। अब अंतिम है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसे जो है याद रखिएगा माउंट बेटन योजना के भी नाम से जाना जाता है। तो 1947, यह 18 जुलाई 1947 को शाही परिवार की सहमति मिली, जिसके फलस्वरूप 14 अगस्त को पाकिस्तान का अस्तित्व हुआ और 15 अगस्त को हमारा भारत स्वतंत्र हुआ। तो इस तरह से इस अधिनियम को 3 जून योजना या माउंट बेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है, यह भी ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से क्या किया गया, सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों को संविधान सभा को सौंपी जाएगी। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाएगी। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना, जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करेंगी। इस तरह से भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए गए। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं किया गया, तब तक 1935 के ही भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही शासन होगा। और देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। तो यह सब ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में है सूरज उपाध्याय, नीतू गौतम, नेवी स्टडी, एकता, ज्योति गर्ग, पूर्णिमा जायसवाल, गोलू पासवान, एस कुंदन, अभिषेक यादव, स्नेहा शर्मा, संदीप यादव, विनोद जायसवाल, मिली, रेणुबाला, मुस्कान हारून शेख, भूषण सिंह, रवि पटेल, संदीप यादव, डॉक्टर BL देवांगन, साई तेजा डुग्गी, एस कुंदन, अभय रितोरिया,
फराज नवाज, हिमानी नाथ, रोली सरोज, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। आशा करता हूं कि आज और ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे। तो आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है, विच डे हैज बीन डिसाइडेड टू बी ऑब्जर्व एज विभाजन विभीषिका स्मृति डे? 12th अगस्त, 13th अगस्त, 14th अगस्त, 15th अगस्त। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड कंपोज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ टैगोर या पिंगली वेंकैया? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज बिकम द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया टू बी इक्विप्ड विथ सैटेलाइट फोन? काजीरंगा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क या गिर नेशनल पार्क? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज ओन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन जाम्बिया? यानी जाम्बिया के राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? हकैंडे हिचिलेमा, माइकल सैटा, रूपिया बंदा या एडगर लुंगू? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द प्राइम मिनिस्टर कर्म योगी मानधन योजना लॉन्च? 2017, 18, 19 या 20? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कांग्रेसनल गोल्ड मेडल इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन विच कंट्री? यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली बाय विच नेम हैज सिंपल एनर्जी लॉन्च इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर इन द कंट्री? सिंपल वन, एनर्जी वन, इलेक्ट्रिक वन या महिंद्रा वन? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेडल डिड इंडियन आर्चर विन इन द यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2021? तो 2021 के विश्व यूथ तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारतीय तीरंदाजों ने कुल कितने पदक जीते? 3, 4, 5 या 6? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हैज बीन सेलिब्रेटेड बाय इंडिया ऑन 15th अगस्त 2021? यानी भारत ने 15 अगस्त 2021 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? 73rd, 74th, 75th या 76th? एंड लास्ट क्वेश्चन है, अंडर विच एक्ट वाज द सिस्टम ऑफ डायरकी इंट्रोड्यूस इन द प्रोविंसेस? यानी प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था शुरू की गई किस अधिनियम के तहत? 1861, 1892, 1909 या 1919 इंडिया काउंसिल एक्ट? तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।